नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी खबर अखबार पर नजर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं सफरनामे को। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें राहत नहीं मिली है। केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और देखिए, शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। अब 1 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में ही रहने वाले हैं। देखिए, जांच एजेंसी ने दिल्ली की कोर्ट से 7 दिन में रिमांड की मांग की थी और इसी को लेकर देखिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दलील भी दी थी। तो फिलहाल देखिए हर इस खबर को किस तरीके से प्रमुखता से छापा गया है, जगह दी गई है, क्योंकि कल का दिन भी बहुत खास था। तो केजरीवाल ने कोर्ट में खुद दलील रखी। और ये देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं, केजरीवाल ने कोर्ट में खुद दलीलें रखी पर राहत नहीं, 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ी। ये हेडलाइन है दैनिक भास्कर की, मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। देखिए, शराब नीति घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में ही रहेंगे। केजरीवाल और ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले कोर्ट में केजरीवाल ने वकील की मौजूदगी में केस की पैरवी खुद की थी। उन्होंने गिरफ्तारी को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए ईडी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही और हालांकि ईडी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं करें। दीपिका, देखिए, ये बड़ी बात है, चूंकि 4 दिन में केजरीवाल की रिमांड की अवधि जो है वो और बढ़ा दी गई है। इससे मुश्किलें भी बढ़ गई हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि केजरीवाल देखिए खुद कमान भले ही संभाली हो, लेकिन अपनी तमाम दलीलों को शायद हम मोनिका उस कह सकते हैं कि उतनी तरीके से उचित तरीके से रख नहीं पाए। और बड़ी बात यह है कि इन तमाम दलीलों को लेकर खुद कोर्ट ने भी कहा कि आप लिखित में दीजिए दलीलें, आप लिखित में बात कीजिए तो कुछ बात बन पाएगी, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। तो कल ये कहा जा रहा था कि साफ तौर पर देखिए, ये बड़ी बात हम लगातार आपको यही बोल रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ने की अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की। सुनीता केजरीवाल भी कह रही थी। और एक दलील में दीपिका बताना चाहूंगी जिसका जिक्र दैनिक भास्कर में किया गया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने 31,000 और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। आप इन दोनों को साथ में पढ़ लीजिए, कहीं भी पता नहीं चलेगा कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया और सवालों के घेरे में लिया ईडी को। देखिए, दैनिक जागरण ने भी बताया है किस तरीके से यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे बोला है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये केजरीवाल कहते नजर आए। चलिए पढ़ के भी आपको बता देते हैं। केजरीवाल ने उन तमाम चीजों को रखते हुए कहा कि भले ही उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, उनका नाम बस 4 जगह पर आया। ये कहा, केजरीवाल ने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचिव CR अरविंद ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया की ओर दिए, तो मेरे आवास पर हर दिन कई विधायक आते, फाइलों का लेन देन होता, तो क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार है? ये तमाम चीजें जो हैं वह कहीं ना कहीं खड़ी करी केजरीवाल ने भी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की तो उन्होंने जिक्र किया कि बड़ा चंक जो है वो बीजेपी को गया है, बीजेपी पर सवाल उठाए गए और हालांकि ईडी से भी सवाल दागे हैं अदालत ने। और देखिए, मैं इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगी। इन इज डिफेंस इन कोर्ट अरविंद केजरीवाल सिटीज पोल बॉन्ड पेमेंट्स टू बीजेपी बाय अप्रूवर, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे। पोल बॉन्ड को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ईडी ट्राइंग टू क्रिएट स्मोक स्क्रीन टू क्रश आम आदमी पार्टी एंड एक्सटॉर्ट से सीएम। ये अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है, ईडी पर आरोप लगाया है, बीजेपी पर आरोप लगाया है, अपनी गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। दीपिका, हालांकि देखिए कई बार वो कह चुके हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, लेकिन साफ तौर पर उनको कभी भी राहत मिलती नजर नहीं आई है। और यही एक बड़ी बात है, यदि उनको राहत मिलनी होती मोनिका तो शायद पहले मिल जाती। लेकिन देखिए, अब ये जो था रिमांड अवधि जो है वो थोड़ी भले कम कर दी हो, लेकिन राहत जो है उनको मिली नहीं है। तो शराब नीति घोटाले के मामले में लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कटघरे में खड़े हो गए। देखिए, अब ये जरा जान लीजिए, क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से उपजी हुई हो
उसी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग जाएं तो अपने आप में सवाल खड़े हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लिए अब दोहरी चुनौती हो जाएगी मोनिका। बिल्कुल। दोहरी चुनौती इसलिए हो जाएगी क्योंकि एक तो उनको इन तमाम आरोपों से मुक्ति पानी होगी, दूसरी बात ये जो छवि, उनकी जो छवि पर दाग लगे हैं, उन छवि को पाक साफ रखना होगा, वो दाग नहीं दिखाने होंगे। या यूं कहें कि जब आप इस छवि को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपके बारे में क्या सोचेगी। आपको याद होगा कि अन्ना हजारे भी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल देखिए जिस चीजों का वो विरोध करे थे, जिस शराब को लेकर विरोध वो करते नजर आए थे, उस शराब नीति को ही उन्होंने हरी झंडी दी। ये अन्ना हजारे ने भी सवाल खड़े कर दिए थे कि जो होगा वो भुगतना ही पड़ेगा। और देखिए ये भी पढ़ के बताना चाहूंगी, द ईडी sought his custody for 7 more days but the court granted only 4 days. The remand will end April 1st. थोड़ी सी राहत हम यही कह रहे हैं कि 6 दिन के अलावा 4 दिन की आपको राहत जरूर मिल गई, लेकिन ये फौरी राहत पहले भी हुआ था कि 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से, और उसके बाद जो है अदालत की तरफ से 6 दिन की रिमांड दी गई थी, और एक बार फिर से ईडी ने लंबी रिमांड मांगी। लेकिन ईडी ने जो है रिमांड अब 1 अप्रैल इनकी रिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी। इसे फौरी राहत के तौर पर ही जाहिर तौर पर देखा जा सकता है, इससे बड़ी राहत तो ये नहीं है। जो कि मामला हम यही कह रहे चुनौतियां हैं, बड़ी हैं। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसमें आराम से और इजीली यूं कह सकते हैं जमानत मिलती नहीं है। ये बातें अरविंद केजरीवाल को भी बखूबी पता होती हैं। बहरहाल चलिए आगे रुख करते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। 600 वकीलों ने किस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ को खत लिखा, इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा। सीनियर वकील सहित हरीश साल्वे सहित देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर की। चिट्ठी में न्यायपालिका पर खास समूह के दबाव को लेकर और न्यायपालिका की अखंडता को लेकर उसे कम दिखाने की कोशिशें भी, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। और दैनिक भास्कर ने इस खबर को दिखाया है, पहले पेज पर जगह दी है, जिसमें जिक्र किया गया है कि 600 से ज्यादा वकीलों की सीजेआई को चिट्ठी, लिखा न्यायपालिका खतरे में। देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर ऐसे कहा जाता है कि न्यायपालिका खुद खतरे में है, वो न्यायपालिका जिस पर तमाम लोगों को भरोसा होता है। और ये भी लिखा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे समेत देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए कि एक विशेष समूह कहा गया है न्यायपालिका पर दबाव डालने और अदालतों को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। इन समूह का फोकस राजनेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों पर रहता है। यह हथकंडे अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है, ये कहा गया है। देखिए यही खबर जो है वो दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से छापी है। दैनिक जागरण ने भी क्या कहा है, जरा देखिए इस खबर को हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर जो हेडलाइन दी गई है वो कि न्यायपालिका पर दबाव डालने का ये प्रयास किया गया है। एक खास समूह, यानी कि कुछ लोग मिल गए हैं, उन्होंने खास समूह बनाया है जो न्यायपालिका को यानी जुडिशरी को उन पर प्रेशराइज किया जा रहा है। क्या कहा जरा ये भी जान लीजिए आप। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच अब न्यायपालिका पर भी तीखी टिप्पणियां होने लगी। ऐसे में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर एक खास समूह पर निहित स्वार्थ से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश का ये आरोप लगा। पत्र में बिना किसी का नाम लिया, अभी देखिए हम जो खबरें दिखाई नाम किसी का नहीं लिया है, जो पत्र जाहिर किया गया, लेकिन इसमें एक समूह की बात करी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि खत के अनुसार दिन में राजनेताओं के लिए तो वकालत करते हैं, रात में मीडिया के जरिए जजेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया है, प्रधानमंत्री ने भी इसको संज्ञान में लिया है। ये कहा गया, देखिए आपको बता रहे हैं कि खास समूह को राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए तुच्छ तर्कों के आधार पर निहित स्वार्थों से न्यायपालिका पर दबाव बनाने, हाँ यही पूरी बात जो कुल मिलाकर देखा जाए जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उस पर दबाव बनाने की कोशिश है। हालांकि ये किसी भी लिहाज से देखा जाए, और मैं आपको ना प्रतिक्रिया बताती हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया क्या रही। उन्होंने चिट्ठी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया है जो वकीलों की चिट्ठी पर आई है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और कांग्रेस पर सवाल उठाए। देखिए उनका कहना यह भी है कि आप सवाल राजनीतिक पार्टियों पे खड़े कर सकते हैं,
आप न्यायपालिका पर किस तरीके सवाल खड़े कर सकते हैं, ये बताइए आप। और वाकई में देखा भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि मोनिका, कैसे आप एक न्यायपालिका को कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हैं, कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम निर्णय लिए जाते हैं। बिल्कुल, इसका जिक्र किया गया है और बड़ी प्रमुखता से कई अखबारों की हेडलाइंस आज ये खबर जो है बनी हुई है, पहले पेज पर इसे छापा गया है। और देखिए, ये जो है, ये भी कहा गया है कि ये जो बयान है, इनका उद्देश्य कोर्ट को प्रभावित करना है, राजनीतिक फायदे के लिए शर्मिंदा करना होता है। खत पर हरीश साल्वे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, आदिश अग्रवाल, तमाम जो है हस्ताक्षर है उनके। ये सब तमाम बातों का जिक्र किया गया है। और देखिए, हरीश साल्वे जो है वो सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और उनके बयान पर जो है फिर प्रतिक्रियाएं भी सामने देखने को मिली हैं। जाहिर सी बात है मोनिका, ये तो होना भी संभव है, क्योंकि खड़गे जो हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे। खड़गे ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज की हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बात तो सच है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, यानी कि जो सवाल खड़े करे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सत्यता होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है, इसको हथियार बनाया और जा कम से रहा है। कम अदालतों को तो बख्श देना चाहिए, उसको तो चपेट में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो सबूतों के आधार पर और काम अगर आप करते हैं। उसी पर सवाल उठाएंगे तो उसके बाद बच क्या जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। राजनाथ सिंह की बात करते हैं। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जरूरत पड़ी तो अग्निपथ स्कीम में होगा बदलाव, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। देखिए, आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने कहा है, यदि आवश्यक हुआ तो सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित है। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि खबर किस तरीके से, देखिए, पूरी बड़ी न्याय बात है, यात्रा न्याय के यात्रा दौरान के राहुल गांधी ने इसको प्रमुखता से उठाया था। हाँ, बिल्कुल देखिए, हम आपको बता रहे हैं दैनिक जागरण की खबर, जिसमें देखिए यहाँ पर जिस जगह पर इस खबर को प्रमुखता से जगह मिली है, जरूरत पड़ने पर अग्निपथ योजना में बदलाव संभव है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिया, हमारा देश, उनकी सीमाएं सुरक्षित हैं। तो रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी जान लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निवीरों के सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया, उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निपथ भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार भी है। ये भी कहा कि भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे के विपक्षी दावे पे कहा कि हमारे देश की सीमाएं एकदम सुरक्षित है, जो लगातार कांग्रेस सवाल खड़ी करती आ रही है। आपने देखा होगा न्याय यात्रा के दौरान कितनी बार राहुल गांधी ने अग्निवीरों का जिक्र किया था, कटघरे में खड़ा किया था कि इस योजना से अग्निवीरों का भविष्य खराब होगा, आप उनको अधर में लटका देंगे। उन तमाम चीजों पर ये कहीं ना कहीं एक यूं कह सकते हैं कि जवाबी है। और लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि जो सेना से अग्निवीरों में शामिल हो रहे हैं उनके साथ जो है अब वो उस तरह का जो है ना डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें से सामने आ रही हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग से ही हो गया था कि कैसी कई सुविधाएं जो हैं, कई ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वह अग्निवीरों को नहीं प्रोवाइड की जाती, और यही उस वक्त एक हथियार बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हथियार बना लिया गया था विपक्ष की ओर से कि आप उसमें डिफेंस कर रहे हैं, यानी कि जो सेना के जवान हैं, जो अग्निवीर हैं। अब उसी को लेकर यहाँ पर राजनाथ सिंह का ये जवाब कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुंह बंद करने का एक साधन हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है युवाओं को उस वक्त टारगेट किया जा रहा था। कहा था कि युवाओं का जो भविष्य है उनको अधर में लटका दिया जाएगा, उनको इतनी जल्दी वेपन्स आप सिखा देंगे, उसके बाद उनको रिटायर कर देंगे, और रिटायर कर देंगे तो जो वो सीखेंगे वेपन्स, तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो सकता है। ये भी तमाम बातें सामने आई थी। बिल्कुल, और अहमियत पर अब जोर दी है, अग्निपथ योजना का बचाव किया है राजनाथ सिंह ने। हाँ, और आपने देखा भी होगा ना कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लें या फिर हिंदी बेल्ट में देख लें, तो कहीं भी यदि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि मेरा घर भी है मोनिका वहाँ पर, कि आप जैसे जाएंगे वहाँ पर लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो सड़कों पर दौड़ लगाते आपको हमेशा नजर आएंगे, क्योंकि उनका उत्साह होता है कि वो सेना में शामिल हो जाए, भर्ती हो जाए। और युवाओं का ये एक फोकस आज के दिन में तो रहता ही है कि वो देश में अपना योगदान दें और देश के लिए यूँ कहें कि उनकी सेवा के लिए तत्पर रहें। बिल्कुल, सेना के नाम से तो जाहिर तौर पर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अहमियत पर जोर दिया है। विपक्ष जो है लगातार इसे लेकर सवाल उठाता रहा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, और शायद इसीलिए अब राजनाथ सिंह ने इसकी अहमियत पर जोर दिया है, इसका बचाव करते हुए नजर आए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
देखिए बिल्कुल, ये कहते हैं ना कि युवा जो होते हैं उनमें जोश ज्यादा होता है और यही एक बड़ी बात है जो राजनाथ सिंह कहते नजर आए। बहरहाल बिल्कुल। चलिए अगली खबर का हम रुख करते हैं। स्टार एक्टर गोविंदा, जी हाँ, गोविंदा जो हैं वह शिंदे गुट में शामिल हो गए, शिवसेना में शामिल हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। और देखिए चर्चा है कि उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम में शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पिछले हफ्ते अभिनेता गोविंदा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, जिसके बाद गलियारों में हलचल पैदा हुई थी और इसके बाद ही उनकी पार्टी में एंट्री पर मोहर लग गई थी। और अब देखिए गोविंदा एंड 4 ईयर वनवास ज्वाइन सेना। देखिए गोविंदा इससे पहले कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, हालांकि बीच में उन्होंने लंबा ब्रेक लिया और अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में उनके जाने पर यहां पर सुगबुगाहट नजर आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी में जाने पर मोहर लग गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से गोविंदा ने मुलाकात की थी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिसका आप जिक्र कर रही थी लगभग 14 साल बाद, जी हाँ 14 साल ऐसे हो गए थे कि गोविंदा का जो वनवास है राजनीति में खत्म हो गया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। देखिए इस खबर को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से गोविंदा की 14 साल बाद वनवास के बाद अब वापसी राजनीति में हुई है। क्या कुछ कहा है दैनिक जागरण ने, जरा देखिए इसको भी। अभिनेता गोविंदा अरुण आहूजा उर्फ गोविंदा 14 साल के बाद वनवास के बाद राजनीति में वापसी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस की बजाय राजग गठबंधन के अहम घटक दल शिवसेना के शिंदे गुट में कदम रखा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 90 के दशक में अपने यूपी वाले ठुमके और मुंबई अंदाज से राज कर चुके हैं गोविंदा और राजनीति में वापसी कर चुके हैं। तो 60 वर्षीय गोविंदा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उनको सदस्यता दिलाई गई, उनको शामिल किया गया। और अमोल कीर्तिकर के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और देखना होगा कि जब इतने लंबे बाद वापस आते हैं गोविंदा। 2004 में कांग्रेस के सांसद बने थे और उस वक्त ऐसा भी कहा जाता है कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। वो नारे भी बाकायदा लगाए थे उन्होंने जब वो कांग्रेस में थे कि, लेकिन आप ये बताइए उस वक्त उन्हें सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना था और अब उन्होंने पार्टी ही चेंज कर दी है जब दोबारा उन्हें मैदान में उतरना है। चेंज हो गया, अब नारे भी चेंज हो जाएंगे। जिस वक्त वो झंडा बुलंद किए हुए थे कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन अब कुछ और हो जाएगा, अब प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और देखिए गोविंदा पहले बीच में कई जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पर नजर आए जो कि राजनीति से अलग थे और उनका ये कहना रहा, जब इनसे सवाल पूछे जाते रहे, सवाल दागे जाते रहे कि आप राजनीति नहीं करें, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति मेरे लिए नहीं बनी है, लेकिन कब क्या हो जाए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसी की ये बानगी देखने को मिल रही है कि लंबे समय तक कांग्रेस के सांसद रहे, फिर बीच में एक बहुत लंबा गैप रहा और अब देखिए फिर से वापसी कर रहे हैं राजनीति में और शिवसेना गुट के साथ वापसी कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं कि कब क्या हो जाए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। कब क्या हो जाए राजनीति में, कब आप अभिनेता हो जाएं, कब आप कांग्रेस का दामन थामे हुए थे, उस वक्त कहां आप झंडा बुलंद किए हुए थे कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब देखिए अब किस तरीके से शिवसेना में उद्धव ठाकरे गुट में आप यूं कहें कि शिंदे गुट में आप शामिल हो गए हैं। अब आपका विजन अलग है। तब आप ये कह रहे थे, तब आप कई बार मीडिया ने मुखातिब भी हुई थी, उनसे पूछा भी गया था कि आखिरकार गोविंदा आप राजनीति में क्यों नहीं जा रहे हैं वापस, इतना लंबा वक्त हो गया। ये कहते राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं एक्टर हूं, मैं एक्टिंग करूंगा। अब देखिए किस तरीके से फ्लिप हो गए हैं गोविंदा, ये साफ तौर पर देखा गया। देखिए वो तस्वीर भी बहुत दिलचस्प, जहां किस तरीके से गोविंदा को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शामिल कराया पद और गोपनीयता की शपथ के साथ साथ। देखिए इसी के साथ वह अब आगे बढ़ चुके हैं राजनीति में, एक बार फिर से कूच कर चुके हैं। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि गोविंदा अब आगे क्या कुछ करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं दीपिका, और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा की दरों में सरकार ने की है वृद्धि, और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने मनरेगा श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है, बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स को मिलने वाली मजदूरी दर में बदलाव किया है। इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक नए वित्तीय साल के लिए मनरेगा की मजदूरी दर को राज्यों में 3% से 10% तक बढ़ाया गया है।
देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से मोनिका जगह दी है। अब जरा आपको बताते हैं कि मनरेगा में मजदूरी में 4 से 10% की बढ़ोतरी होगी और जो नए दरें हैं किन किन राज्यों में किस तरीके से लागू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में अब जो दर हो जाएगी 237 हो जाएगी, बिहार में 228, उत्तराखंड में 237, बंगाल में 250, हरियाणा में 374 और तेलंगाना में 300, आंध्र प्रदेश में 300, गोवा में 356। यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कहते हैं इसको, रोजगार योजना, जिसमें अब अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में इसकी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि देखिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है इस योजना का विरोध पहले कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए थे, अब इस योजना को प्रमोट किया जा रहा है। आपको याद होगा कोरोना के वक्त में भी इसमें कह सकते हैं इस योजना में जो पैसे हैं, यूं कहे कि इसमें बढ़ोतरी की गई थी और अब देखिए दूसरी बार ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि अभी तक जो आप देखिए, वो कांग्रेस ये भी कह रही है कि लगभग 400 से कम मजदूरी दर है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। और ये मैं ऊंट इसमें के एक मुंह ऐड में ऑन करना चाहूंगी दीपिका। हाँ। यूपी और उत्तराखंड की अगर बात करें तो सबसे कम परसेंटेज जो है यहाँ पर है। हाँ। यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3% का इजाफा वही मैं किया कह रही गया, हूँ, जो कि ऊंट के काफी मुंह कम में है। जीरा है ये। और गोवा में हाँ। 10% के आसपास है ये हाँ, जो दर तो है। वही कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि केंद्र पर निशाना साधा कि 400 रुपए प्रतिदिन से काफी कम है ये मजदूरी। और जयराम रमेश ने बकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया, कहा कि मनरेगा की मजदूरी पर 1 अप्रैल से हर साल संशोधित की जाती है। इस मुद्दे को छोड़ भी दें तो आगामी चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का ये उल्लंघन करता है। तो सभी राज्यों में घोषित दैनिक मजदूरी दर 400 रुपए प्रति दर से नीचे है। यानी कि इसको यदि बढ़ाना है तो और बढ़ाइए। इस तरह की स्कीम लाने से क्या फायदा यदि आप उसमें कुछ काम अपनी मंशा के अनुरूप ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं तो। बिल्कुल, देखिए 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं ये इंश्योर करता है कि 100 दिनों की आपको जो है मजदूरी मिलेगी 1 साल में। यही है गारंटी योजना, जिसके बारे में अब जो है इतना ज्यादा विवाद हो रहा है। देखिए, दूसरे परिदृश्य से हम देख सकते हैं, दूसरे परिदृश्य से आप देखें तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में यदि हम रोजगार का साधन कहते हैं तो मनरेगा ही होता है। और अब इसे दूसरे लिहाज से हम इसलिए कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का ग्रामीणों के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और सीता सोरेन के बड़े दावे के बारे में बताएंगे। देखिए, दुर्गा सोरेन की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई थी और दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने कहा कि 14 साल के संघर्ष के बावजूद मैं जिसकी हकदार थी वो मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेरे पति की असामयिक मौत की जांच की मांग भी की गई थी, लेकिन उसे भी अनसुना कर दिया गया था। देखिए, इस खबर को प्रमुखता से जगह भी दी गई है। ये देखिए, ये हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं। संदेहास्पद परिस्थिति में हुई थी दुर्गा सोरेन की मौत, उच्च स्तरीय जांच हो, ये सीता सोरेन का कहना है। देखिए, सीता सोरेन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और उन्होंने कहा कि उनके परिवार की जो स्थिति थी उसकी वजह से ये फैसला उन्हें लेना पड़ा है। दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं सीता सोरेन। 15 साल बाद अपने पति की मौत पर सवाल उठाया है। हेमंत सोरेन जो कि जेल में है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाभी है, लेकिन इनका जो पारिवारिक परिवेश है, जो आपस में इनकी बनती नहीं नजर आती और इसी वजह से सवाल उठाए। देखिए, ये कहा है कि मेरे पति दुर्गा सोरेन की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई थी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार में कई बार दुर्गा सोरेन की मौत का मामला उठाया, लेकिन हर बार अनसुना कर दिया गया। दर्द और पीड़ा सहते हुए मैंने अपने बच्चियों का पालन किया है, लालन किया, आप सब बड़े हो गए हैं और पूरे राज्य को जानने का हक है कि आखिर उनके पिता की मौत का कारण क्या रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। देखिए, बता दें कि 21 मई 2009 को बोकारो में अपने आवास पर दुर्गा सोरेन मृत पाए गए थे और जेएमएम छोड़कर दिल्ली में बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करने और दुमका से टिकट की घोषणा के बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन गुरुवार को पहली बार रांची पहुंची और ये सवाल जो है उनकी तरफ से उठाए गए हैं। दीपिका, बिल्कुल, देखिए, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है चूंकि उसकी स्थितियां जो हैं, उस राज्य की स्थितियां थोड़ी सी राजनीतिक परिदृश्य भी थोड़ा सा अब बदल भी गया है। और इसके अलावा चलिए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। इस खबर को प्रमुखता से भी छापा गया। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की आज अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार आज से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर
26 अप्रैल को चुनाव होना है। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। 13 राज्यों की 88 संसदीय सीटों पर ये चुनाव होंगे और देखिए 26 अप्रैल वो तारीख होगी जब दूसरे चरण के लिए मतदान होंगे। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनेंगे और वोट डालेंगे। बिल्कुल, देखिए दूसरे और चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुका है दीपिका। लोकसभा चुनाव अब देखिए वो दिन दूर नहीं जब मतदान भी शुरू हो जाएंगे, मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और सबको अपने अपने घरों से बाहर निकलना है। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, देखिए इस खबर को प्रमुखता से छापा गया जिसका हम जिक्र कर रहे थे। दूसरे चरण के लिए लोकसभा चुनाव के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। किस तरीके से ये खबर खास हो जाती है, आपको ये भी बता दें कि 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर मतदान होगा जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से आरंभ हो गई है। इन चरणों में 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल से मतदान होंगे। 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नाम वापसी की तारीखों का हम जिक्र करें तो 8 अप्रैल होगी। इस चरण में असम की 5 सीटें आएंगी, कर्नाटका की 14, बिहार की 5, केरला की 20, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट, उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3 सीटें और राजस्थान की 13 सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। बिल्कुल, और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं बिहार और महाराष्ट्र की, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से दिखाया है। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख भी बीत गई है, मगर विपक्षी गठबंधन INDIA के सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस के सीट बंटवारे के लिए भारी मशक्कत अभी भी करनी पड़ रही है। दिलचस्प यह है कि तमिलनाडु से इतर जिन 2 राज्यों बिहार और महाराष्ट्र में इंडी खेमे के दलों के बीच गठबंधन की राह सबसे सहज मानी जा रही थी, वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुनौती से रूबरू होना पड़ रहा है। और जैसे उद्धव ठाकरे की पहली सूची सामने आती है बवाल मच जाता है। देखिए अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे पूर्णिया एक सीट है जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। पूर्णिया को लेकर लगातार हाल ही में पप्पू यादव जो कि कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो भी लगातार पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव RJD जो है वो अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है पूर्णिया सीट से। वही पप्पू यादव भी वहां पर फिलहाल अटके हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी कहना है कि मैं मर जाऊंगा दीपिका, लेकिन पूर्णिया सीट नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे में अभी भी पेच देखिए जो है हम वो जिन फंस रहा है। तमाम, जैसे कि INDIA कह रहा था, ये जो 2 राज्य हैं, चाहे हम बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार में आपने सुना होगा तेजस्वी यादव बड़ा हुंकार भर रहे थे जब वो दिल्ली आए थे। उन्होंने कहा था कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। ऐसे ही यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाविकास अघाड़ी दल भी वहां पर ये कहता नजर आया था, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही 17 उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उसी को लेकर कहीं ना कहीं स्थितियां बिल्कुल विकट होती नजर आई थी, पेच वही फंस गया था। और अब देखिए कांग्रेस भी चुप्पी साधी हुई है, यहाँ पर शरद पवार भी कुछ नहीं कह रहे हैं और यहाँ पर अलग गुट यानी कि उद्धव ठाकरे गुट का अलग ही अपना रवैया है। ठीक आप बात जिक्र कर रही थी बिहार का, तो बिहार में भी कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है। पप्पू यादव जो अपनी यूं कह सकते हैं पार्टी को छोड़कर, यूं कहे अपनी पूरी पार्टी को उठाकर वो विलय कर चुके हैं सिर्फ इसी शर्त पर कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन वहां से उनको टिकट नहीं मिला। इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है पप्पू यादव की देखते ही बन रही है। वो कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी गाइडलाइन के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है, लेकिन उसका कोई फायदा उनको नहीं मिला। और ये कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे दीपिका। CBI ने प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दी है और CBI ने अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ 2017 में दर्ज भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मई 2017 में CBI ने एयर इंडिया के लिए विमान लीज पर लेने में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों पर मामला दर्ज किया। CBI ने प्रफुल्ल पटेल पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है।
देखिए, अभी हाल ही में किस तरीके से उन्होंने अपना दल बदला है और ये कहते हैं ना कि जैसे ही आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो एक डिटर्जेंट का काम करता है। ये विपक्ष लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप उस वक्त आप में कई दाग नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही आप बीजेपी का दामन थाम लेते हैं वो सारे दाग माने वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल के साथ भी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो यही नजर आ रही है। विपक्ष भी यही कह रहा है मोनिका। बिल्कुल, सीबीआई ने अजीत पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ 2017 में जो भ्रष्टाचार का मामला था वो बंद कर दिया था, तो सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे ही। और चूंकि ये चुनावी माहौल है, चुनावी मामला है, तो ऐसे में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना लाजमी है पूरे तरीके से, और ऐसा ही कुछ स्थिति में भी देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल देखिए, लगातार विपक्ष ये भी कहता है ना कि इस वक्त चाहे जगह जगह, चाहे अलग अलग राज्यों की बात करें, ऑपरेशन लोटस कांग्रेस लगातार खेल रही है। चाहे पंजाब की हम बात करें वहां पर भी, और इसी के साथ साथ जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी जो है वो माहिर है। चलिए बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और सुनीता केजरीवाल की बात कर लेते हैं, जो कि आजकल काफी निखर कर सामने आ रही हैं। महागठबंधन की रैली में शामिल होंगी सुनीता केजरीवाल। देखिए हाँ। जी, आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित कई पार्टियों के नेता सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध पहले ही कर चुके हैं। वहीं आप और कांग्रेस ने आगामी 31 मार्च को INDIA गठबंधन के बैनर तले रामलीला मैदान में बड़ी रैली का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल, और सुनीता केजरीवाल अब इसका हिस्सा बनने वाली हैं। सुनीता केजरीवाल जो कि अब आजकल चूंकि उनके पति जेल में है, तो वो बाहर निकलकर जो है प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं, और हाँ, ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वो पॉलिटिकली एक्टिव नजर आ रही, तो क्या मुख्यमंत्री के पद पर वो काबिज होंगी, क्या अरविंद केजरीवाल का विकल्प बनेगी। भले ही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार मनोज तिवारी जो है लगातार इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उससे काफी चीजें जाहिर होती है। जब दूसरी मर्तबा वो सामने आई थी, कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा कर सकते हैं, फिर रैली की बात उन्होंने सामने कही, और जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी ना मोनिका, कहीं ना कहीं दिख रहा था कि राजनीति में वो कहीं ना कहीं प्रवेश करना चाहती हैं। हालांकि बीजेपी इस सवाल को बार बार खड़ा कर रही है। देखिए, सुनीता केजरीवाल गठबंधन की रैली से करेंगी सियासी पारी की शुरुआत। सीधे सीधे इस हेडलाइन में सब कुछ जाहिर हो गया है, और रैली में मंच से संबोधित करेंगी सुनीता। केजरीवाल ने भी यहीं से शुरू की थी अपनी राजनीति, ये कहा जा रहा है। यार, आबकारी घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो गिरफ्तार है, और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अब पॉलिटिकली सक्रिय नजर आ रही हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं वो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। देखिए, 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इंडी गठबंधन की महारैली के मंच से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं। तमाम पार्टी के राजनेता के साथ वहां पर वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, इससे पहले दीपिका डिजिटली दो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित कर चुकी है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, ऐसा लगता नहीं कि वो नई है इसमें। वो देखिए, हैंड्स के इशारे आपको याद होंगे, लाइक इस तरीके से हैंड्स की, देखिए सो कॉल्ड पार्टीज, बॉडी लैंग्वेज, उनके बैठने का तरीका, वो एक दर्शा रहा था कि धीरे धीरे जो है वो राजनीति में प्रवेश कर रही है। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ये दर्शा रही है। हालांकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जो उनकी तैयारी है, जो उनकी कोशिश है, वो यही है कि वह आगे अपने पति देव का साथ देती नजर आएंगी। बिल्कुल, देखना होगा कि किस तरह से सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में होती। देखिए, भले आम आदमी पार्टी कहती रहे कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे, सीएम पद पर काबिज रहेंगे, लेकिन चूंकि अब एलजी के साथ उनकी जो तनातनी है वो किस दिशा में ले जाएगी इस पूरे मामले को, वो देखना होगा। और ऐसे में हो सकता है कि विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है वो मैदान में उतर जाएं। बिल्कुल, देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र की कंगना के मामले में जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, जगह दी है। कंगना रनौत को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पोस्ट को लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। अब देखिए, आपको दिखा रहे हैं इस खबर को। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र की मुश्किलें बढ़ी हैं, जरा जान लीजिए क्या कुछ कहा है। कहा गया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत्र के द्वारा एक्स पर जो पोस्ट किया गया था
उसको लेकर कार्रवाई के निर्देश दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दे दिया है। देखिए, लगातार आपको बता दें कि अब घिर गई हैं। इस शिकायत में उन्होंने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए श्रीनेत्र के खिलाफ जांच करने, एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इसके बाद एलजी ने पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को इस मामले में गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। तो महिला आयोग ने भी संज्ञान ले चुकी है, चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है। अब एलजी ने भी इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। लगातार कह रही कि उन्होंने वो पोस्ट किया ही नहीं, ये भी एक बड़ा एंगल है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत्र कह रही कि पैरोडी अकाउंट बनाया गया, उसके जरिए किया गया, लेकिन तमाम चीज़ों के यदि आप देखेंगे बाद में ये वेरीफाई भी हुआ था कि उनका एक बकायदा एक वेरीफाई अकाउंट है, ये वेरीफाइड अकाउंट था, उसी के जरिए, कोई पैरोडी अकाउंट नहीं था, उसी के जरिए वह पोस्ट किया गया था। तो यहाँ पे सवाल तभी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम लिखा है इमोशनल खत, और इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता के साथ दिखाया है। बीजेपी ने पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी के बजाय जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। अब वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता, पूरी कैपेसिटी से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। देखिए, वरुण गांधी का टिकट इस बार कट गया है दीपिका, और ऐसे में अब ये इमोशनल मैसेज जो उन्होंने साझा किया है आम जनता के साथ, चूंकि उनका रिश्ता रहा है पीलीभीत के साथ, और इसीलिए चिट्ठी साझा की है कि पीलीभीत के बिना राजनीतिक गुण भाग के रिश्ता बना रहेगा, बिना गुणा भाग के, ये वरुण गांधी ने कहा है। देखिए, उन्होंने कितनी बातों का जिक्र किया कि बचपन में मेनका गांधी के साथ वो पीलीभीत आए थे। हालांकि आपको याद होगा कि जिनका टिकट कटना ये उस वक्त से ही तय धीरे धीरे हो रहा था कि जब वह पार्टी गाइडलाइन के इतर अपनी बयानबाजी दे रहे थे। चाहे वह बात आपको याद हो कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी बात हो, तब वो पार्टी लाइन के इतर अपना बयान दे रहे थे और पार्टी को कुछ समझ नहीं रहे थे, तब भी उनको चेताया गया था, उनको चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो बाज नहीं आए थे। अच्छा, कहा ये भी जाता है मोनिका कि वह केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे, और इसी को लेकर तनातनी की जो स्थितियां हैं, जो कंडीशन है, वो तभी से बनना शुरू हो गई थी। और अब देखिए, जितिन प्रसाद को पीलीभीत से टिकट दे दिया गया। वही जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस में रह चुके हैं, तब भी उनको मौका मिला, तब भी उनको तोहफा मिला, और देखिए अभी भी उनको तोहफा मिला। और ये भी कहा जा रहा था कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि बीजेपी आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि अपनी मां मेनका गांधी के लिए वो प्रचार प्रसार करें। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बहुत दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस जो है इसको एक अलग एंगल देता नजर आ रहा है। कांग्रेस ये कह रहा है चूंकि वो गांधी परिवार से हैं, इसीलिए उनका टिकट काट दिया गया है और वह हाथों हाथ लेने को तैयार है। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा था कि आप आ जाइए, कांग्रेस में आपका स्वागत है, तो हम आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ कांग्रेस को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया है। हालांकि लगता नहीं कि वरुण गांधी ऐसा कोई कदम उठाने वाले, जो कि उनकी मदर जो है, उनकी मां जो है मेनका गांधी, वो खुद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं और सांसद भी हैं वहां से। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में बनी बात। दैनिक भास्कर ने इस खबर को दिखाया है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में बात बन गई है। आरजेडी ने 26, कांग्रेस 9 और वाम पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। देखिए, पूर्णिया सीट आरजेडी के पास रहेगी। यही सीट जो है वो कहीं ना कहीं गले की फांस लगातार बनती नजर आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव यहां से ताल ठोक रहे थे। पप्पू यादव का कहना था कि लगातार मैंने पूर्णिया के लिए बहुत काम किया है और यही एक बड़ी वजह है कि अपनी पार्टी का विलय भी मैं कांग्रेस में इसी वजह से कर चुका हूं, लेकिन मुझे इसका कोई इनाम नहीं मिला। तो फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर भी और इसी के साथ साथ बिहार में कांग्रेस और आरजेडी पर बात बनी है। 7 सीटों पर बात बनी है। हालांकि 10 सीटों की मांग की जा रही थी कांग्रेस की ओर से, लेकिन तमाम जो बड़ी और हॉट सीट जिसमें औरंगाबाद है, पूर्णिया है, इसको लेकर पेच लगातार फंसा हुआ है। ये जो पूर्णिया की सीट है, वह पूर्णिया सीट जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के पाले में चली गई है। और ये देखिए, ये वो खबर है जिसे यहाँ पे जगह मिली है। बिहार महागठबंधन में सीटें सशर्त तय। देखिए, कुछ लाइन इसकी पढ़ना चाहेंगे। तेजस्वी अखिलेश सीटों की संख्या का ऐलान करेंगे। बिहार महागठबंधन में शर्तों के साथ सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिन तक गहन मंथन हुआ और उसके बाद जाके कहीं तय हुआ कि पटना में महागठबंधन के नेता सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे।
देखिए अब यही कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस को 10 सीटों की दरकार थी, 9 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर दे दी गई हैं और चुनाव लड़ सकती है। लेकिन वही हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पूर्णिया की सीट पर पूर्णिया। बात नहीं बनी है और कह रहे हैं कि महागठबंधन में सीटों का ऐलान हो गया है। देखिए अभी भी एक पेच तो फंसा ही हुआ है, देखना होगा कि अगर नहीं मिलती पूर्णिया सीट पप्पू यादव को, दिलचस्प तो क्या ये है होगा? कि INDIA गठबंधन के लिए चुनौतियां उन राज्यों में हैं जिनको बहुत स्मूथ समझ रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे फिर वह बिहार की बात हो। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चुनावी बयान और इसी के साथ साथ खबरों की भरमार में चुनावी खबरों पर लगातार हम इसी तरीके से हर रोज आपके सामने रहेंगे, खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। इसी के साथ न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।